जी, आपके सवाल के जवाब पर आने से पहले मैं दो बातें जोड़ना चाहता हूं। जी। मनोज मुंतशिर ने जो अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के 45 मिनट प्रधानमंत्री से मिला, मुझे लगता है कि जब सूरज ढलान पर होता है तो बानों की परछाई बहुत लंबी हो जाती है। मनोज मुंतशिर कुछ ऐसे ही लोगों में है और ये दरअसल हमारी सियासत की सांधबेला है। इसमें ऐसे ही बानों का कद लंबा दिखाई पड़ रहा है। माने होता यह है कि अगर कोई बहुत बड़ा चिंतक हो तो ऑब्वियस है, या राजनीति को समझने वाला हो, या देश की परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई मंत्र देने वाला व्यक्ति हो तो उससे प्रधानमंत्री को बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन मनोज मुंतशिर क्या है, ये आज तो पूरा देश जान गया है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जो अभी टाटा बाय बाय करके गए हैं मणिपुर को, जलते हुए मणिपुर को, और मुझे लगता है कि इस पर बात करना भी बेमानी। कोई मोदी जी ने पहली बार ये नहीं कर रहे हैं कि हम उनकी आलोचना कर रहे हैं। नोटबंदी के समय पूरे देश को कतार में लगा दिया मोदी जी ने, अपनी मां को भी लगा दिया कि ताकि लोगों को लगे, और उसके बाद गोदी मीडिया घुटनों पल पर बैठ करके वो जिस तरह की तस्वीरें दिखा रहा था कि देखिए ये है देशभक्ति, मां को लाइन में लगा दीजिए। मोदी जी ने मजाक उड़ाया लोगों का, जो पहले कह रहे थे कि अगर कोई हमसे गलती हो तो चौराहे पर खड़े होकर के सजा दे दीजिएगा। वो कहते हैं कि लोगों की शादियां टूट गई, और जिस अंदाज में वो कह रहे थे, मैं तो उस तरह के हाथों का इशारा भी नहीं कर सकता। वो मोदी जी कोरोना काल में कहां थे? लगभग अदृश्य दिखाई पड़ रहे थे उस समय, जब गलवान में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया और यह सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि कितने भीतर तक चीनी सैनिक घुस आए हैं, उस समय भी मोदी जी गायब थे। तो मोदी जी कभी भी परिस्थितियों का सामना नहीं करते। इसलिए मैं गांधी के शब्दों में कहूंगा कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो बेहद डरपोक और कायर होते हैं, जो परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानते। हाँ, ये जरूर है कि वो विभाजन करके सत्ता परक राजनीति करने में जरूर कामयाब हो सकते हैं। जो आपका सवाल है, ये मैं इंद्रप्रस्थ बनाम पाटलिपुत्र के बीच सीधी लड़ाई के रूप में देख रहा हूं। पाटलिपुत्र वो जिसका इतिहास बुद्ध की धरती के रूप में है, जिसका इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य की धरती के रूप में है, जहां पर सामाजिक न्याय की राजनीति जाकर के केंद्रित होती है, जो जेपी के आंदोलन की भूमि है, वहां पर विपक्ष जाकर के एकजुट हो रहा है, और विपक्ष ही एकजुट नहीं हो रहा है। इस देश का आम आवाम, जिसको आपने 81 करोड़ लोगों को कतारबद्ध कर दिया 5 किलो राशन लेने के लिए, और मोदी जी 8000 करोड़ के वायुयान में घूम रहे हैं, वो पूरा आवाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ खड़ा हुआ है। कहीं मजबूरी हो सकती है, वो जो डर पैदा किया गया है, वो जो नफरत पैदा की गई है, ये जरूर है कि वो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन अगर आप उसकी नब्ज टटोलेंगे तो आवाज एक ही आती है कि इनसे कैसे मुक्ति मिले। जो पाटलिपुत्र में होने जा रहा है वो दरअसल इस देश की आवाम को मुक्ति के लिए एक तरह की वो विपक्ष की बैठक है कि कैसे जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए सत्ता को उखाड़ फेंकना होगा। और वहां पर राहुल गांधी की उपस्थिति, जो अमेरिका से लौट करके आए, जो अभी टंडन जी कह रहे थे कि वहां पे क्या होगा, ये राहुल गांधी की उस पूरी यात्रा की छाया में नरेंद्र मोदी की यात्रा होने जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर बोल पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? नरेंद्र मोदी जो प्रवासी भारतीय हैं उनको किन शब्दों में संबोधित करेंगे? क्या लोगों के सवालों देंगे? ये सवाल भी राहुल गांधी की यात्रा के बाद अब खड़े हो रहे हैं। वो राहुल गांधी जो आज देश में सामाजिक न्याय की राजनीति के नए आइकॉन बनकर के उभरे हैं, वो राहुल गांधी जो विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज के रूप में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं, वो राहुल गांधी पाटलिपुत्र में होंगे। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जहां पर मैं पिछले 6 महीने पहले कहता था कि इस देश में दलित एजेंडा गायब हो गया है, वो दलित, वंचित और आदिवासियों की आवाज के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचेंगे और नीतीश कुमार की अपनी सामाजिक न्याय की राजनीति
ये जो गोलबंदी होगी वो इस देश की जो फासिस्ट सत्ता है, जो इस देश की जो हिंदूवादी, जो हिंदू राष्ट्रवादी सत्ता है, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब होगी। और इसीलिए चुनाव चाहे आप जनवरी में करा लें या मई में करा लें, मुझे लगता है कि सत्ता का जाना तय है, क्योंकि लोगों का मानस अब बन चुका है। राहुल गांधी के बारे में धारणा आप लोगों की बदल चुकी है और इसीलिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो चुनाव का समय आए और कब वो इस सत्ता को उखाड़ फेंकने में अपनी भूमिका अदा करें। आता हूं जी रविकांत जी। देखिए राजू जी, राहुल गांधी की यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी की यात्रा पर बहुत सारे सवाल होने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी ने जिस तरह से एक्सपोज किया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को और इस बात को रेखांकित किया है कि भारत में लोकतंत्र पैंदे से लग रहा है, यहां पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया गया है, विपक्ष की आवाज को दबाया गया है, पार्लियामेंट तक में उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है। और इसके ठीक पहले जो राहुल गांधी के साथ हुआ, एक बहुत पुराने मामले में 2019 के जो कोलार में उन्होंने भाषण दिया था, नीरव मोदी जैसे लोगों पर उन्होंने प्रहार करते हुए पूछा था कि इनके सरनेम मोदी हैं, उस पर मानहानि के मुकदमे में सबसे लंबी सजा हुई 2 साल की। फिर क्या हुआ, उनकी सदस्यता छीनी जाती है, उनका घर छीना जाता है और राहुल गांधी बिना किसी, मोदी जी तो प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे, राहुल गांधी तो सांसद भी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से प्रवासी भारतीयों सहित अमेरिका के बहुत बड़े बुद्धिजीवी वर्ग ने राहुल गांधी का जो स्वागत किया और उनके साथ संवाद किया, वो पूरे दुनिया में राहुल गांधी की बढ़ती इमेज का सूचक है। और जिस बेबाकी के साथ राहुल गांधी ने बात की और जिसको मैं बार बार आपके यहां कहता रहा हूं कि राहुल गांधी आज के दौर के सबसे पढ़ाकू और सबसे प्रबुद्ध राजनेता हैं, वो जिन सवालों को उठा रहे थे उसकी छाया में नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि भारत में लोकतंत्र के हालात क्या हैं, वहां विपक्ष की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है, पार्लियामेंट में माइक क्यों बंद किए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं क्यों कमजोर की जा रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो वो जंतर मंतर से निकल करके जाएगा कि एक ऐसे सांसद को बचाया सरकार ने जिस पर उन पहलवान लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। राजीव जी, पश्चिम की दुनिया और खास करके अमेरिका महिलाओं के यौन उत्पीड़कों को और खास करके उसमें बाल उत्पीड़कों को, एक जो पॉस्को एक्ट भारत में लगता है वो किशोर बाय लड़कियों के यौन उत्पीड़न में, जिसमें मामला वापस लिया गया वो, लेकिन ये सबको मालूम है कि किस तरह से वो वापस लिया गया होगा। ऑब्वियस है कि ये सवाल भी पूछे जाएंगे मोदी जी से। वहां अमेरिका में इस तरह के केस को बर्दाश्त नहीं किया जाता है और यह भी सवाल पूछा जाएगा कि जो धर्म संसद हो रही थी उनमें अल्पसंख्यकों को और दलितों के नरसंहार का आह्वान क्यों किया जा रहा था और सरकार ने उस पर क्या कदम उठाए। तो मानवाधिकार संबंधी जो सवाल होंगे, क्या मोदी जी उनसे बच पाएंगे? जिस तरह से उन्होंने 9 साल के अपने पूरे कार्यकाल में भारत में किसी भी मीडिया का सामना नहीं किया, वो पहुंचे भी हैं तो ऐसे लोगों के पास जो पूछती है कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं। एक जो बॉलीवुड से बुलाए गए थे उन्होंने तो पूछा कि आप आम चूस करके खाते हैं कि काट करके खाते हैं। ये सवाल हो रहे थे, प्रधानमंत्री क्या ऐसे सवालों का जवाब देगा? जिस देश में जो परिस्थितियां हैं, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी की चरम हालात, दलितों के बढ़ते उत्पीड़न, किसानों की समस्या, वो तेलंगाना और केरल से होते हुए महाराष्ट्र के विदर्भ होते हुए बुंदेलखंड तक, इस सवाल का जवाब क्या नरेंद्र मोदी देंगे कि नहीं देंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका सामना मोदी जी को करना पड़ सकता है, लेकिन मैं पूरा मुतमईन हूं कि न तो नरेंद्र मोदी जी वहां कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जैसे राहुल गांधी ने की, हां वहां वही होगा, वो पूरा प्रदर्शन होगा, ब्रांडिंग होगी, रीब्रांडिंग, क्योंकि पिछले दिनों तो ब्रांडिंग बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त हुई है।
खुद आरएसएस के मुखपत्र ने कहा कि अब वो मोदी जी का करिश्मा खत्म हो रहा है। एक चुनाव में ही वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो अभी तो सेमीफाइनल का दूसरा राउंड बाकी है। मोदी जी क्या रीब्रांड होकर के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीत पाएंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभी तो आरएसएस के मुखपत्र में लिखा गया है, उसके बाद मुख से भी आने लगेगा। और आसपास जो है उसमें गडकरी से लेकर के राजनाथ सिंह, क्या वो सीधे चुनौती नहीं देंगे? तो मोदी जी का जो गुब्बारा फुलाया गया था, मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी अब वो फटने वाला है। उसकी शुरुआत अमेरिका से होगी या अमेरिका में जब घर वापसी करेंगे मोदी जी तब होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राहुल गांधी आज लौट रहे हैं, कल उनका जन्मदिन था, कांग्रेसी उनको क्या गिफ्ट देंगे ये मैं सोच रहा हूं। वो राहुल गांधी जिन्होंने अपने 20 साल के संसदीय करियर में जिन संघर्षों को किया है, वे संघर्ष आज राहुल गांधी को जिस रूप में रेखांकित कर रहे हैं और स्थापित कर रहे हैं, वो देश की सियासत को करवट बदलते हुए हम लोग देख रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी के बिना न तो किसी विपक्ष की शक्ल की कोई उम्मीद की जा सकती है और न ही कोई एक नीति की उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार ने भी इंतजार किया कि हम 23 तारीख को विपक्ष की बैठक करेंगे और वो होगा। जी जी, धनंजय जी, क्या आप